इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। बांग्लादेश कट्टरपंथ के दलदल में ऐसा धंस चुका है कि जहां से वापसी अब उसकी नामुमकिन लग रही है। इस्लामिक कट्टरवाद, नफरत और आतंकवाद का जहर बांग्लादेश की नस नस में घुस गया, डीएनए में मिल गया और यह जहर हर कुछ दिनों बाद बाहर आकर तबाही मचाता है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बांग्लादेश में एक बार फिर से जबरदस्त बवाल हो गया। खूब तोड़फोड़ हो रही है, चप्पलें चुराई जा रही हैं, पिज्जा चुराए जा रहे हैं, लूट मार की जा रही है। और ये सब क्यों हुआ? ये सब हुआ इस्लाम के नाम पर, मुस्लिम उम्मा के नाम पर। भारत के खिलाफ तो पिछले कई सालों से बांग्लादेश में जहर उगला जा रहा है। अब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ भी जिहाद का ऐलान कर दिया गया है और इस जिहाद का ऐलान जो है वो भारी पड़ा है कहां? जो बांग्लादेश में लोगों की दुकानें हैं, जिनके बिजनेस चल रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भगवान ने कोई तबाही का, बर्बादी का वायरस डाल दिया इनके अंदर कि जाओ कटो मरो। ये मोहम्मद यूनुस का बांग्लादेश है। ये वो बांग्लादेश है जिसे मोहम्मद यूनुस नया बांग्लादेश बताते नहीं थकते हैं। ये वो बांग्लादेश है जिसे स्टूडेंट्स मूवमेंट ने तख्ता पलट के बाद बनाया है। ढाका हो या सिलहट, चट्टोग्राम हो या कोई और शहर, बांग्लादेश के शहर शहर में नए बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने जमकर कहर बरपाया है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के लोगों की सोच कोई पिछले 5-6 महीनों में ऐसी बदली है, रेडिकल हो गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथ और नफरत की जो जड़ें हैं ना, बहुत ज्यादा गहरी हैं। इस्लामिक रेडिकल माइंडसेट के यहाँ जो लोग हैं वो सालों साल से फल फूल रहे हैं। इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले ये बताता हूं कि बांग्लादेश में जो अभी बवाल हुआ है उसकी वजह क्या है। बांग्लादेश में 7 अप्रैल को स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कॉल किया गया था। यह विरोध प्रदर्शन इजराइल के खिलाफ होना था। इस प्रोटेस्ट में जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, ब्राक यूनिवर्सिटी, नॉर्थ साउथ यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने शामिल होने का ऐलान किया था। इसके बाद 7 अप्रैल को राजधानी ढाका के अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किए गए। सैकड़ों हजार लोगों ने सड़कों पर उतरकर गाजा और फिलिस्तीन का समर्थन किया और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। ढाका के जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट किया गया। 7 अप्रैल की शाम को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर के एक्स हैंडल से इजराइल के हमलों की निंदा की गई थी। इजराइल पर मास किलिंग के आरोप लगाए गए थे। दुनिया की कई मुस्लिम कंट्रीज की मीडिया ने बांग्लादेश में हुए प्रोटेस्ट की खबरें पब्लिश की। तुर्की की अनादोली एजेंसी और कतर के कतर ट्रिब्यून ने बांग्लादेश में जो ये इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, इसको बहुत जबरदस्त बताया गया। और वाकई बांग्लादेश में हुआ यह विरोध प्रदर्शन बहुत जबरदस्त था, क्योंकि सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट के दौरान पूरे बांग्लादेश में इस्लाम के नाम पर जबरदस्त गुंडागर्दी मचाई गई, तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई, यानी कि उनका असली चेहरा सामने आ गया। बांग्लादेश के बवाल में दंगाइयों ने सबसे ज्यादा निशाना बनाया बाटा को। मजहब के नाम पर जुड़े इन बलवाइयों ने बाटा के शोरूम पर हमला बोल दिया। पहले तो बाहर से पत्थर मारे, शटर तोड़ने की कोशिश की और फिर भीड़ शोरूम के अंदर घुस गई। फिर शुरू हुआ इस्लाम के नाम पर लूटपाट और चोरी का नंगा नाच। আমাদের দেশে মানুষ ইসলামের নাম বলে দোকান লুটপাট করতেছে, যেটা কোনোদিন ইসলামের শিক্ষা ছিল না। সবাই দোকান লুটপাট করতেছে। এখানে প্রকৃত মুসলিম একজনও নাই, সবাই চোর এখানে। इन बांग्लादेशियों से कभी बात कीजिएगा, इस्लाम का ऐसा पाठ पढ़ाएंगे आपको लगेगा कि एक यही लोग हैं जो ये सच्चे इस्लामी हैं। लेकिन देख लीजिए इनकी बेशर्मी। इस्लाम के नाम पर ये दुकान लूटने से भी पीछे नहीं हटते हैं। सिलहट, ढाका, बोगरा समेत कई जगहों पर बाटा के शोरूम पर अटैक किया गया। सवाल उठता है कि इन बांग्लादेशी दंगाइयों ने इजराइल के नाम पर बाटा के शोरूम पर हमला क्यों किया, क्यों लूटपाट की वहां पर? असल में ये बांग्लादेशी इतने जाहिल हैं अपने पाकिस्तानियों की तरह कि इन्हें पता ही नहीं कि बाटा का इजराइल से कोई लेना देना नहीं है। बाटा तो मूल रूप से चेक रिपब्लिक की कंपनी है। दूसरी बात ये कि कंपनी कहीं की भी हो, लेकिन शोरूम तो किसी बांग्लादेशी का ही होगा ना, उसी की पूंजी लगी होगी ना। अब शोरूम में तोड़फोड़ की गई, लूटपाट की गई है, तो ये नुकसान कंपनी का नहीं है, उसकी फ्रेंचाइजी लेने वाले बांग्लादेशी कारोबारी का होगा, बांग्लादेश की इकोनॉमी को होगा। वैसे इन जाहिल कंपनियों ने केवल बाटा पर ही हमले नहीं किए, और भी कई विदेशी कंपनियों को इन्होंने टारगेट बचाया। उसमें पिज्जा हट भी है, इसमें केएफसी भी है। देखिए जरा, ये सिलहट की तस्वीरें हैं। बांग्लादेश की जाहिल जमात ने यहां डोमिनोज और पिज्जा हट के आउटलेट्स पर हमला किया। सिलहट में केएफसी के रेस्टोरेंट्स में भी तबाही मचा दी गई। पूरा आउटलेट बर्बाद कर दिया गया।
ठीक केएफसी के बाहर कोल्ड ड्रिंक से लदे एक टेम्पो को रोक लिया गया और सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों को तोड़ दिया गया। कोका कोला और पेप्सी के स्टोर्स पर भी हमला किया गया। बांग्लादेशी बहादुरी की तारीफों के पुल फौरन अखबारों और न्यूज चैनल्स की सुर्खियां बन गए। असद नूर एक बांग्लादेशी ब्लॉगर हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, लेकिन 2019 से ही वो अमेरिका में रह रहे हैं। असल में नूर बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के खिलाफ बहुत मुखर हैं और इसी वजह से उन्हें ब्लैस्फेमी समेत कई तरह के आरोपों का सामना करना पड़ा है। उनकी जान पर भी खतरा है, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश छोड़ दिया है। तो असद नूर ने बाटा के शोरूम में की गई लूटपाट की एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है, बांग्लादेश में इस्लामी चरमपंथी इजराइल को सजा देने के नाम पर बेतरतीब दुकानों को लूट रहे हैं। यह जाहिर तौर पर गाजा के साथ एकजुटता दिखाने का उनका तरीका है और दुनिया को जीतने की उनकी रणनीति है। ये मूर्ख जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो अब तक 1400 साल पहले के अतीत में ही अटके हुए हैं। 1962 से पहले पूर्वी पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश में बाटा काम कर रहा है। बाटा ने स्टेटमेंट जारी की है और इन हमलों की निंदा की है। बाटा ने कहा है कि बाटा एक निजी और पारिवारिक स्वामित्व वाली वैश्विक कंपनी है जिसकी स्थापना चेक गणराज्य में हुई है, जिसका संघर्ष से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। यह बेहद खेदजनक है कि बांग्लादेश में हमारे कुछ रिटेल स्थानों पर हाल ही में तोड़फोड़ की गई है, जो जाहिर तौर पर इन झूठी कहानियों की वजह से हुई है। मोहम्मद यूनुस के शागिर्दों का जब उत्पाद कम नहीं हुआ तो पुलिस और सेना को आखिरकार सड़कों पर उतरना पड़ा। दिखाना भी तो था। लूटपाट कर रही जाहिल जमात को खदेड़ा गया, कईयों को गिरफ्तार भी किया गया। बताया जा रहा है कि देश भर में हुई तोड़फोड़, लूटपाट और बवाल को लेकर 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आप सोचिए कि बांग्लादेश में अमेरिकी एम्बेसी को इस बवाल की भनक पहले ही लग गई थी और उसने अपने नागरिकों को सचेत कर दिया था कि ऐसा होने वाला है। इतनी तोड़फोड़ और लूटपाट के बाद जब इन ग्लोबल कंपनियों ने अपना विरोध दर्ज करवाया तो प्रोफेसर यूनुस को मन महसूस कर अपने लाडले दंगाइयों के खिलाफ एक्शन की बात सार्वजनिक तौर पर बतानी पड़ गई। खुद को स्टूडेंट कहने वाले बांग्लादेश की ये जाहिल इतना भी नहीं जानते कि बाटा, कोका कोला, केएफसी, पिज्जा, डोमिनोज, इनमें से कोई भी कंपनी इजरायली नहीं है। बाटा चेक रिपब्लिक की है, जबकि बाकी कंपनियां अमेरिकन हैं। हाँ, अगर अमेरिका को टारगेट करना है तो फिर रोहिंग्याओं के नाम पर मिलने वाली अमेरिकी भीख जो लेते हो कंगलुओं, वो लेनी बंद कर दो ना। है गैरत बची है। यहां पर आपको यह भी बता दूं कि बांग्लादेश और इजराइल के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। बांग्लादेश ने भी इजराइल को मान्यता नहीं दी है। बांग्लादेश और इजराइल के बीच कोई डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता है। असल में यह पॉलिसी 1971 के पहले से चली आ रही, जब पाकिस्तान टूटा नहीं था। खैर, अब आपको बताता हूं कि 7 अप्रैल को हुए प्रोटेस्ट में न केवल लूटपाट और तोड़फोड़ हुई, बल्कि यह भी साफ दिख गया कि बांग्लादेश कट्टरपंथियों के साथ साथ आतंकियों का गढ़ भी बनने की तरफ एकदम बढ़ चुका है, यानी कि सेकंड पाकिस्तान। विरोध प्रदर्शन के दौरान फिलिस्तीन की आजादी और गाजा में नरसंहार रोकने के स्लोगन वाले पोस्टर लहराए जा रहे थे, लेकिन कुछ प्रदर्शनकारी तो सरकार से उन्हें इजराइल से जंग करने के लिए भेजने की मांग कर रहे थे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन प्रदर्शन के दौरान खुलेआम आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के झंडे लहराए जा रहे थे। हिजबुत तहरीर एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठन है। कहने को तो बांग्लादेश में भी इस पर बैन है, लेकिन इस बैन की हकीकत देख लीजिए। यहां तक कि प्रदर्शन के दौरान आईसिस के भी झंडे लहराए गए। शेख हसीना गवर्नमेंट में पीएम के सलाहकार रह चुके अवामी लीग के नेता साजिद वाजिद ने ट्वीट करके लिखा है कि सब कुछ मोहम्मद यूनुस की वजह से हो रहा है। इस बीच यह भी खबर आ गई कि ढाका यूनिवर्सिटी में आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से जुड़े लोगों ने 2 छात्रों की बेरहमी से पिटाई भी कर डाली है। और गजब की बात बताता हूं, जैसे ही ये बांग्लादेशी जाहिलों ने हर विदेशी कंपनी को इजराइल से जोड़कर उनके आउटलेट्स में तोड़फोड़ मचाई, लूट करनी शुरू की, ठीक वैसे ही ये भारत का विरोध भी करते नजर आए। बांग्लादेश में तोड़फोड़ करके, बांग्लादेश में सड़क पर निकलकर, बांग्लादेश के लोगों का टाइम खराब करके। बांग्लादेशियों के इस प्रोटेस्ट को देखकर इनकी जाहिलियत का पता साफ साफ चल रहा था। विरोध प्रदर्शन के दौरान ये इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों पर चप्पल मार रहे थे। इसके साथ ही ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में भी नारेबाजी कर रहे थे। वैसे इन बांग्लादेशियों का गुस्सा भारत में वक्फ कानून में किए गए बदलाव को लेकर भी है। और हद देखिए कि जुम्मा 4 दिन पहले बांग्लादेश में अपनी पार्टी बनाने वाले स्टूडेंट लीडर सर्जिस आलम भारत में प्रधानमंत्री मोदी को हटाने की बात कर रहा है। भारत में वक्फ अमेंडमेंट बिल के पास होने पर सर्जिस भड़क गया है। उसने प्रधानमंत्री मोदी को एक्सट्रीम कम्युनल बताते हुए कहा है कि एक डेमोक्रेटिक सेकुलर देश बने रहने के लिए भारत के लोगों को मोदी को हटा देना चाहिए। अब इससे बड़ा दोगलापन और क्या होगा। खुद पूरे देश में आग लगाकर स्टूडेंट्स को मरने के लिए आगे भेजकर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया। वो बांग्लादेशी
भारत के लोगों को डेमोक्रेसी सिखा रहा है। शेख हसीना की सरकार गिराने के बाद पूरे देश में चुन चुनकर हिंदू आबादी को टारगेट किया गया, हिंदू दुकानों, हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया, तब इस सर्जिस को सेकुलरिज्म नजर नहीं आया। और रही बात नरेंद्र मोदी की, तो भारत की जनता ने ही लगातार तीसरी बार अपना पूरा सपोर्ट देकर उन्हें पीएम बनाया है। यह कोई बांग्लादेश या पाकिस्तान तो है नहीं, ये भारत है। भारत में प्रधानमंत्री भी चुनाव के जरिए ही बनाया जाता है और हटाया भी चुनाव के जरिए जाता है। आप तो चिंता अपने बांग्लादेश की करो, अपने कंगलू देश की करो, जहां मोहम्मद यूनुस की केयर टेकर गवर्नमेंट इलेक्शन टालने की जुगत में भिड़ी है। और यह भी साफ है कि अगर दिसंबर तक चुनाव नहीं हुए तो बांग्लादेश में एक बार फिर तख्ता पलट होना है। और ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कंगलू अपने ही देश को जो तबाह कर रहे हैं, अपनी ही दुकानों को तोड़ रहे हैं, अपने ही घर जला रहे हैं, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, और बताइए ऊपर वाला इनकी मदद नहीं कर रहा। दरअसल हमारे ऊपर वाले ने ना एक वायरस छोड़ दिया है कि तुम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाओ। और कंगलुओं को ये बात समझ में नहीं आ रही है, उसको लगा कि रूहानी ताकत आई है, लेकिन उसे ये नहीं देख रहा कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड चालू हो गया है, खुद ही बर्बाद हो जाएंगे पाकिस्तानियों की तरफ। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दीजिए। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,